The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Chemistry by Siddhant. हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आप सभी का केमिस्ट्री बाय सिद्धांत सर पे। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यूपी पीजीटी के लिए एक स्पेशल कोर्स स्टार्ट किया है, क्रैश कोर्स, ठीक है, जिसकी फीस ओनली 1100 रुपीज़ है। और ये बैच आपको जो है हमारे एप्लीकेशन पे, ठीक है, ये आपको अवेलेबल है। आप इसको जाइए और इसको परचेज कीजिए अगर आप यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। तो ये क्रैश कोर्स है जो बहुत ही इफिशियंट फी में आपके लिए हम लोगों ने अवेलेबल करवाया है। डियर स्टूडेंट्स, आप हमेशा एक बात को याद रखिए कि यूपी पीजीटी को क्वालिफाई करना है तो सिर्फ 11-12 लेवल के क्वेश्चन से या IIT JEE लेवल के क्वेश्चन से यूपी पीजीटी क्वालिफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि यूपी पीजीटी में 80% क्वेश्चन तो ये बात सही है IIT JEE लेवल के आते हैं, लेकिन जो क्वालिफाइंग करने के लिए जो बाकी के जो 20 क्वेश्चन होते हैं, 20% क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चंस के लिए आपको एटलीस्ट जैम लेवल तक आपको जो है जाना होगा। अदरवाइज जो है यूपी पीजीटी के क्वेश्चन आप अच्छा तो कर लेंगे लेकिन आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप इस बात को हमेशा याद रखिए कि 80% क्वेश्चन, 75% क्वेश्चन तो आपके जूनियर लेवल के होंगे, लेकिन बाकी के जो क्वेश्चन होंगे वो आपके टॉप लेवल के होंगे, और उनको किए बिना आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। एग्जाम में अच्छा जरूर कर सकते हैं, अपने आप को आप एप्रिशिएट कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो डियर इसी चीज को हम लोगों ने ध्यान रखते हुए यूपी पीजीटी का हम लोगों ने क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, और इस बैच की फीस हम लोगों ने 1100 ओनली रखी है। आप इस वीडियो के नीचे जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा चैनल का आपको एप्लीकेशन का लिंक डाला हुआ है, आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए, हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और उसके कोर्स सेक्शन में जाकर पहले आप उसको लॉगिन कर लीजिए। कोर्स सेक्शन में जाके आप हमारे इस बैच को परचेज कर लीजिए, इस क्रैश कोर्स को, और अच्छे से तैयारी कीजिए। इस बैच की वैलिडिटी 6 मंथ है। इसके अलावा जो आप रेगुलर बैच है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी आप परचेज कर सकते हैं। उस बैच की फी 2500 रुपीज़ है, उसकी जो वैलिडिटी वो ज़्यादा है, लगभग 1 साल के आसपास, और उसकी बैच की जो वैलिडिटी है वो लगभग आपको 6 महीने की वैलिडिटी है। तो डियर फ्रेंड्स, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को आप मिस बिल्कुल ना करें। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है, और अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 9471280280, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप इससे रिगार्डिंग किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आप सभी का केमिस्ट्री बाय सिद्धांत सर पे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो यूपी पीजीटी का सॉलिड स्टेट है। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट MCQ हैं, जितने भी आज तक प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, जितने भी आज तक क्वेश्चन कहीं भी किए गए हैं, उन सारे क्वेश्चन को एक जगह पर समराइज करके हम लोग उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लायक बनाएंगे, ताकि जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस एक लेक्चर में हम सारे क्वेश्चन को कर डालेंगे, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं, शुरू करते हैं टॉपिक को, ठीक है। देखिए, आई थिंक कि दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। पहला क्वेश्चन है आपको यहाँ पर, पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आपको कंडीशंस आपको फेवर्स द एग्जिस्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस इन द सॉलिड स्टेट। की कह रहा है कि भाई कौन सा कंडीशन है जो सब्सटेंस को सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करने के लिए फेवर करता है। तो भाई साहब, आपने एक चीज़ याद होगा, आपको हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि भाई साहब टेम्परेचर अगर हाई होगा, सोचो अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो वो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, टूट जाएगा ना। तो टेम्परेचर लो होना चाहिए, इसका मतलब जो पहला आंसर है हाई टेम्परेचर वो गलत है। दूसरा कह रहा है लो टेम्परेचर, बिल्कुल लो टेम्परेचर सही है। तीसरा हाई थर्मल एनर्जी, नहीं भाई, थर्मल एनर्जी हाई की जरूरत नहीं है। वीक कोहेसिव फोर्स सिंगल ऑप्शन है, ठीक है, बस वीक कोई ऑब्वियस सी बात है, कोहेसिव फोर्स अगर वीक होगा, थर्मल एनर्जी ही कम होगा उसका, तो ऑब्वियस मतलब हाई हो जाएगा, तो वो टिकेगा कैसे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, लो टेम्परेचर, जितना कम टेम्परेचर होगा वो उतने आपस में चिपके हुए रहेंगे। टेम्परेचर बढ़ा देंगे वो क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। भाई साहब, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड ये दो ही टाइप का हमने पढ़ा था। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, रेगुलर पैटर्न होता है, एमॉर्फस सॉलिड में कोई पैटर्न नहीं होता है। ऑप्शन आ जाए, ए डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। दूसरा कौन है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। भाई साहब, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा उसका प्रॉपर उसमें जो भी होगा वो एक डेफिनेट होगा, वो क्या हो जाएगा, वो डेफिनेट होगा। देखिए, एक हमारे पास आ गया आइसोट्रॉपिक नेचर। आपको पता है कि जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो हमेशा क्या होता है, एनिसोट्रॉपिक होता है। क्या होता है, एनिसोट्रॉपिक। एमॉर्फस होता है आइसोट्रॉपिक। अब बोलो कि एनिसोट्रॉपिक क्या था, तो याद कीजिए कि जैसे मैंने बताया है आपको कि भाई साहब, अगर एक लाइन में इस तरह से, जैसे आपके स्कूल में जब प्रेयर हो रहा है तो सारे बच्चे लाइन में खड़े हैं, तो इन्हें कहा गया एनिसोट्रॉपिक। क्या कहा गया इनको, एनिसोट्रॉपिक। लेकिन जैसे ही घंटी बजी, बेल बजी, ये सारे बच्चे तीतर बीतर हो गए, लंच का टाइम हुआ, सारे बच्चे तीतर बीतर हो गए। दैट्स कॉल्ड एमॉर्फस सॉलिड या आइसोट्रॉपिक। एनिसोट्रॉपिक का मतलब सब पैटर्न में है, कोई प्रॉपर पैटर्न है, और आइसोट्रॉपिक का मतलब कोई पैटर्न नहीं है, बस ऐसे ही कोई भी कहीं है। तो यही चीज़ है ए आइसोट्रॉपिक नेचर। क्रिस्टलाइन सॉलिड में कौन सा नेचर नहीं होता, तो आइसोट्रॉपिक नेचर नहीं होता है। उसके बाद तीसरा हम दिया हुआ है रेगुलर पीरियोडिकली रिपीटेड। भाई रिपीटेड हो गया तो फिर वो क्रिस्टलाइन हो गया। ट्रू सॉलिड तो भाई क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो चलिए थर्ड में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमॉर्फस सॉलिड। इसमें से कौन एमॉर्फस सॉलिड है, एमॉर्फस कौन है, सोचिए। एमॉर्फस मतलब फिर से वही बात याद रखिए, क्रिस्टलाइन बढ़िया वाला था, एमॉर्फस खराब वाला था। ग्रेफाइट नहीं भाई, ग्रेफाइट प्रॉपर जो है एक पैटर्न में है ग्रेफाइट, ठीक है। क्वार्ट्ज ग्लास, क्रोम एलम और सिलिकॉन कार्बाइड, देखिए ये सभी एक पैटर्न में है। देखिए ग्रेफाइट पैटर्न में है, क्वार्ट्ज ग्लास पैटर्न में है, ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड SiC पैटर्न में, लेकिन क्रोम एलम का कोई पैटर्न
नहीं है। क्रोम एलम का फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब, KCrSO4 हॉल 2। ये कहीं भी सेट है, कहीं भी है, बस जहाँ दाएं बाएं जहाँ तहाँ ये कहीं भी है, ठीक है। इसलिए जो हमारा क्या हो गया कि जो हमारा क्रोम एलम हो गया वो एमॉर्फस सॉलिड आता है, ना कि क्रिस्टलाइन सॉलिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है भाई, फोर्थ क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट सोज स्कीमेटिक अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इतनी लंबी बात करने के बदले डायरेक्ट लिख सकता था भैया एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का पैटर्न क्या होता है। प्यारे बच्चे लोग याद कीजिए, देखो डायमैग्नेटिक जो था वो क्या होता है, फुल होता है। डायमैग्नेटिक क्या होता है, इस तरह फुल होता है। पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, इस तरह से पार्शियल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, 5 अनपेयर्ड होते हैं, यानी मैग्नेटिक मोमेंट 5.92 BM हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, फेरोमैग्नेटिक हो जाएगा। लेकिन एंटी फेरोमैग्नेटिक क्या होता है बच्चा लोग, एंटी फेरोमैग्नेटिक ऐसे होता है, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, ये होता है एंटी फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। तो ये आपको एंटी फेरोमैग्नेटिक होता है। देखिए कंप्लीटली एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, कायदे से टोटल मैग्नेटिक मोमेंट क्या हुआ, 0 ही हुआ। लेकिन आप गौर से देखो तो आपके पास क्या हो गया, आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, आधे ऊपर और आधे नीचे की तरफ, तो ये क्या हो गया, एंटी फेरोमैग्नेटिक। तो भाई साहब कौन है कि ये सारे ऊपर हो गए, नहीं, ये देखो ये सारे नीचे हो गए, ये भी नहीं, 2 लगातार ऊपर है, नहीं, ये देखो एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो गया, आपका ये ऑप्शन आपका सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्वार्ट्ज ग्लास। देखो क्वार्ट्ज ग्लास एक, प्यारे बच्चे लोग क्वार्ट्ज ग्लास क्या है, एक ट्रू सॉलिड है, और अगर ट्रू सॉलिड होगा तो ये क्या होगा, एनिसोट्रॉपिक नेचर का। एनिसोट्रॉपिक नेचर का मतलब कि सारी प्रॉपर्टी हर एक डायरेक्शन में क्या होगी, सिमिलर होगी। प्यारे बच्चे लोग अगर ऐसा होता है तो क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। भाई साहब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, तो अगर क्वार्ट्ज ग्लास एक आपका ट्रू सॉलिड है तो वो प्रॉपर्टी भी तो हर एक डायरेक्शन में क्या होगी, सिमिलर होगी ना। सोचिए प्रॉपर्टी क्या होगी, हर एक डायरेक्शन में सिमिलर होगी। अगर हर एक डायरेक्शन में सिमिलर होगी इसका मतलब कि ये जो पूछ रहा है विच ट्रू अबाउट द वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आपको पहले दे दिया सेम इन ऑल डायरेक्शन, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है, नहीं डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन नहीं होगा। कैन नॉट बी मेजर्ड, नहीं, ऑलवेज 0, सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी बात आपको समझना होगा कि चूंकि वो ट्रू सॉलिड है तो हर एक डायरेक्शन में एक ही टाइप की प्रॉपर्टी शो होगी, ठीक है। आपको जो प्रॉपर्टी की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी है आपको चेंज शो नहीं होगी, ठीक है, समझिएगा बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, 6 नंबर क्वेश्चन आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ठीक है, यहां पर पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द एमॉर्फस सॉलिड। भाई साहब एमॉर्फस सॉलिड के बारे में कौन सी बात सही नहीं है, ऑन हीटिंग दे मे बिकम क्रिस्टलाइन एट सर्टेन टेम्परेचर। भाई ये तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। इसमें क्या हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है, कि एमॉर्फस सॉलिड को क्या बोल रहा है कि ऑन हीटिंग, उसको हीट करने पे दे मे बिकम क्रिस्टलाइन एट सर्टेन टेम्परेचर। अच्छा हाँ, ये सही बात है, क्योंकि अगर आप उसको हीट करेंगे ना, अगर उसको आप क्या करते हैं कि आप अगर एमॉर्फस सॉलिड को अगर आप हीट करते हैं तो सर्टेन टेम्परेचर पे आके वो क्या करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड के शेप में आ जाएगा, वो प्रॉपर पैटर्न को अचीव कर लेगा, इसलिए ये तो सही है, ठीक है। दे मे बिकम क्रिस्टलाइन ऑन कीपिंग फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। आप अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड को लंबे समय तक रख दीजिए तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी सही है, ठीक है। तीसरा कह रहा है एमॉर्फस सॉलिड कैन बी आपको मोल्डेड बाय हीटिंग। एमॉर्फस सॉलिड कैन बी, अब ऑब्वियसली बात है, एमॉर्फस सॉलिड को हीट कर दी तो वो क्या हो जाएगा, मोल्ड कर जाएगा। आप ऐसे अलकतरा उठा लीजिए, गर्म करके छोड़ दीजिए तो ऐसे टेढ़ा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मोमबत्ती को थोड़ा सा मिल्ट गर्म कीजिए, वो ऑटोमेटिकली टेढ़ा हो जाएगा, ये भी सही है। दे आर एनिसोट्रॉपिक इन नेचर, भाई साहब फंस गया, ठीक है। जो एमॉर्फस सॉलिड है उसमें एनिसोट्रॉपिक कैसे होगा, जो एमॉर्फस सॉलिड है उसमें तो कौन सा होगा, उसमें तो आपको आइसोट्रॉपिक नेचर होगा ना, याद रखिएगा। इसका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन डी। चलो ठीक है, देखो
चलो देखो ये क्वेश्चन अब इधर आ जाइए। क्या क्वेश्चन कर रहा है, द शार्प मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज ड्यू टू, भाई साहब कह रहा है कि शार्प मेल्टिंग क्रिस्टलाइन, देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अभी थ्योरेटिकल चल रहा है, फिर आपको न्यूमेरिकल वाले भी इसमें आ जाएंगे, चिंता मत कीजिए। द शार्प मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज ड्यू टू, कि भाई साहब क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्यों होता है, ठीक है, इस बात का आपको रीजन समझना है। irregular arrangement of constituent particle observed over a short distance in crystal lattice। अरे भाई साहब ये शॉर्ट डिस्टेंस कहाँ से आ गया, क्रिस्टलाइन में तो जो शॉर्ट अरेंजमेंट थोड़ी होता है, उसमें तो लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड तो पूरा का पूरा एक ही टाइप का अरेंजमेंट होता है, एक पैटर्न पे अरेंजमेंट होता है। तो यहाँ शॉर्ट डिस्टेंस अरेंजमेंट क्यों लिखा, शॉर्ट डिस्टेंस अरेंजमेंट तो एमोर्फस सॉलिड होता है कि बीच बीच में कहीं कहीं इसको क्या होता है, क्रिस्टलाइन का नेचर आ जाता है, बाकी वो होता क्या है, एमोर्फस होता है। लेकिन क्रिस्टलाइन तो कंप्लीट शुरू से लेके अंत तक एक ही टाइप के नेचर का होता है, ठीक है, उसका जो पैटर्न होता है वो पैटर्न सिमिलर होता है, इसलिए ये बात तो गलत हो गई, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि द इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑब्जर्व्ड ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस इन द क्रिस्टल लैटिस, वेरी गुड, यही रीजन होगा। पूछ रहा है कि द शार्प मेल्टिंग पॉइंट, की मेल्टिंग पॉइंट शार्प क्यों है, क्योंकि भाई साहब क्या है कि उसमें रेगुलर अरेंजमेंट है पार्टिकल का, तो बी ऑप्शन तो हमारा सही है। अच्छा सी को देख लेते हैं, सी में कह रहा है सेम अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल डिफरेंट डायरेक्शन, भाई साहब नहीं, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग अरेंजमेंट नहीं होता है, एक ही अरेंजमेंट होता है सब तरफ। डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, भाई डिफरेंट अरेंजमेंट है ही नहीं, सिमिलर अरेंजमेंट है। इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट का रीजन क्या हो गया, सही रीजन ये आपको इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस इन द क्रिस्टल लैटिस, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाइए। आयोडीन मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड इन द क्रिस्टल लैटिस बाय, ये है आयोडीन फोर्स, आयोडीन, भाई साहब देखो कोवल, इसमें आयोडीन जो है दूसरी आयोडीन से कैसे जुड़ा रहेगा, सवाल पूछ रहा है कि एक आयोडीन दूसरे आयोडीन से कैसे जुड़ा हुआ है। भाई साहब कोवलेंट बॉन्ड का तो सवाल ही नहीं उठता है, एक आयोडीन दूसरे आयोडीन से कौन सा कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, कोई भी नहीं। दूसरा कह रहा है कि भाई साहब डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन, भाई साहब डायपोल तो तब होता है ना जब एक पे प्लस एक पे माइनस आता है, जब दोनों सिमिलर तो फिर डायपोल कहाँ से हुआ, तो डायपोल भी गलत। तीसरा कह रहा है आपको कोलम्बिक फोर्स, भाई साहब कोलम्बिक फोर्स तो तब आता है ना जब आयन होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज था, यहाँ तो कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है नहीं, न्यूट्रल है, तो ये भी गलत, इसका मतलब लंडन फोर्स, ठीक है। सिमिलर मॉलिक्यूल, इसमें लंडन फोर्स जो है इनको आपस में क्या हुआ, बांधे हुए हैं, इनके बीच एक तरह का एक बॉन्ड बनाए हुए है लंडन फोर्स, जिसके कारण कि आयोडीन मॉलिक्यूल क्या होते हैं, सॉलिड इन नेचर होते हैं। चलिए नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेटवर्क सॉलिड, भाई साहब नेटवर्क सॉलिड कौन सा है ये तो बच्चों वाला सवाल है। SO2 नहीं, I2 नहीं, H2O नहीं, डायमंड यस, हीरा, याद कीजिए हीरा ही तो नेटवर्क सॉलिड होता है, देखिए ना हीरा ऐसे होता है, सारे चारों तरफ उसमें क्या होते हैं, नेटवर्क बने होते हैं, ठीक है, उसका नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग, इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होता है कि उसके बॉन्ड बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, ताकि हीरा किसी को भी काट सकते। हीरा काटने के लिए भी हीरा का यूज, हालांकि अब सिलिकॉन कार्बाइड का यूज होता है, पहले हीरा काटने के लिए हीरे का ही यूज होता था। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड इज नॉट एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, भाई इसमें से कौन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं है। देखो भाई इलेक्ट्रिकल, नॉट एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, भाई साहब मैग्नीशियम तो है, मेटल है ना, मेटल तो है, होगा, ठीक है। उसके बाद H2O बिल्कुल नहीं है, ठीक है, H2O सॉलिड है, भाई साहब H2O वैसे भी नहीं, प्योर H2O तो कभी कंडक्टर हो ही नहीं सकता ना, वो तो उसके अंदर इंप्योरिटी होती है, नमक होता है वगैरह, जिसके कारण इसमें कंडक्टिविटी आती है। अगर प्योर वाटर ले लीजिए कोई कंडक्टिविटी नहीं आएगी। आयोडीन तो सबका सॉलिड है, इसमें तो सवाल ही नहीं उठता है किसी तरह आने का। लेकिन देखो मैग्नीशियम तो मेटल है, इसलिए वो क्या हो गया, उसमें करंट कैरी कर रहा है। और TiO टिटेनियम ओ में, टिटेनियम ऑक्साइड में टिटेनियम पे +2 चार्ज है, लेकिन अगर गौर से देखिए तो आपको पता चलेगा कि टिटेनियम पे तो और भी बड़ा चार्ज आ सकता है ना, क्या टिटेनियम पे तो और भी बड़ा चार्ज आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि टिटेनियम और भी इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है, तो वो छोड़ देता है, और छोड़ देता है तो क्या करता है, करंट को कैरी करता है। तो मैग्नीशियम मेटल होने के कारण और TiO के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये दोनों क्या करता है, करंट को कैरी करता है, इसलिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कहलाते हैं। देखिए ग्यारह नंबर में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक सॉलिड। देखिए इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे गए, इस तरह के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल नहीं है, याद वर्क करने। देखो न्यूमेरिकल क्यों नहीं पूछता है, उसको पता न्यूमेरिकल पूछ देंगे बच्चा बनाने में 2-3 मिनट टाइम लगा देगा, कोई मिस्टेक करेगा सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जब एग्जाम आते हैं ना इस टाइप के थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक सॉलिड्स, इसमें से कौन सा कैरेक्टर है जो आयनिक सॉलिड का नहीं है। भाई साहब आयनिक तो हमेशा ब्रिटल होते हैं, बिल्कुल खुशी की बात है, ब्रिटल होते ही है, मारो हथौड़ा चूर चूर हो जाएगा।
वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, भाई साहब स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल होगा, क्योंकि आप उसमें प्लस माइनस है, प्लस माइनस के बीच क्या हो, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, एनिसोट्रॉपिक नेचर, ठीक है, एनिसोट्रॉपिक नेचर जो हो गया, एनिसोट्रॉपिक नेचर का मतलब क्या हो गया कि भाई साहब क्या है, देखिए एनिसोट्रॉपिक नेचर के बारे में क्या, आयनिक सॉलिड है तो आयन है तो भाई पैटर्न में ही अरेंज होगा ना। आयनिक सॉलिड कभी भी जनरली एमोर्फस नेचर के नहीं होते, वो कोवेलेंट नेचर के ही होते हैं। सो वो मतलब आपको एनिसोट्रॉपिक नेचर का प्रॉब्लम उनका क्या होता है, आयन फिक्स होता है। अगर कोई क्यूब है, क्यूब के जैसे NaCl हो गया, ठीक है, तो उसमें आपको क्या हो गया, क्लोरीन जो हो गया आपको, वो कहाँ CCP फैला हुआ है, बाकी के पैटर्न ऑक्टाहेड्रल पे हैं, तो वो पैटर्न फॉलो करता है। ठीक है, इसलिए एनिसोट्रॉपिक ही है। लेकिन पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, वेरी लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन द मॉलिटेन स्टेट। भाई साहब ऐसा थोड़ी होता है, नमक को पिघला दीजिए अगर, इतना हाईली कंडक्टिव हो जाएगा ना, बैंड बच जाएगी। ठीक है, ये आयनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा कंडक्टिव नेचर के होते हैं, वो भी मॉलिटेन स्टेट में, जहाँ की उसके सारे आयन फ्री हैं। कौन रोकेगा उसको इलेक्ट्रॉन कैरी करने से, इसलिए नॉट ट्रू का मतलब हो गया कौन सा, ए। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, कि ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर है, लेकिन किसके प्रेजेंस के कारण, भाई साहब एनायन नहीं, कैटायन नहीं, लोन पेयर नहीं, फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड। आपको पता है ग्रेफाइट इस तरह से बॉन्ड बनाते हैं, ग्रेफाइट के सारे बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन जितने भी कार्बन बॉन्ड बनाते हैं वो 3 ही बॉन्ड बनाते हैं। हर एक कार्बन पे क्या होगा, फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें 4 में से वो 3 का बॉन्ड बना लेता है और एक को क्या करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। इसी फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण क्या जो ग्रेफाइट होता है उसमें क्या होता है, उसमें कंडक्टिविटी आ जाती है। और इसी एक फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ग्रेफाइट जो होता है 4 बॉन्ड ना बनाने के कारण कॉम्पैक्ट नहीं होता है और वो आराम से एक दूसरे के ऊपर क्या होता है, स्लिप होता है। इसलिए हम उसको पेंसिल के तौर पर यूज करते हैं। आप बोलोगे सर आपके हाथ में भी तो पेंसिल ही है, हाँ जी ये पेंसिल ही है, डोम्स नियॉन। ठीक है, अच्छा लगता है पेंसिल से लिखना, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, 30 नंबर क्वेश्चन में आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड बिहेव एज कंडक्टर और इंसुलेटर डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर। इनमें से कौन है, ठीक है, ऑक्साइड जो कंडक्टर और इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। इसका मतलब है ये क्या हो गया कि ये आपको जो है बेसिकली सेमी कंडक्टर है। ये क्या हो गया, ये सेमी कंडक्टर हो गया। तो सेमी कंडक्टर में कौन आ गया भाई, देखो ये आपको टिटेनियम ऑक्साइड नहीं भैया, इसके पास ऑलरेडी बहुत इलेक्ट्रॉन है। SiO2 ये तो नेटवर्क सॉलिड है, तो बिल्कुल प्योरली इंसुलेटर है। ठीक है, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये तो कुछ भी कर लो इसमें करंट फ्लो होगा ही नहीं। TiO3 देखो, TiO3 न्यूट्रल नेचर का है। TiO3 में टिटेनियम पे +6 चार्ज है। प्यारे बच्चे लोग रिलैक्स हो जाओ, इस सवाल का जवाब ढूंढो। ठीक है, सवाल के जवाब को फिर से पढ़ो, सवाल को फिर से पढ़ो और इस सवाल के जवाब को ढूंढने की कोशिश करो, फिर आपको इसका जवाब मिल जाएगा। इस सवाल को थोड़ा रिलैक्स होकर पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड बिहेव एज कंडक्टर और इंसुलेटर डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर। देखो भाई बोल रहा है कि भाई ऐसा कंपाउंड बताओ जो कि कंडक्टर भी हो और इंसुलेटर भी हो, मतलब वो बेसिकली सेमी कंडक्टर पूछ रहा है आपसे। सेमी कंडक्टर वो होता है जो बीच में फंसा हुआ होता है कि इलेक्ट्रॉन छोड़ें कि ना छोड़ें, छोड़ें कि ना छोड़ें, मन कर रहा है छोड़ दें, फिर मन कर रहा है नहीं छोड़ें। तो जो इस कंफ्यूजन में फंसा हुआ है वो क्या होता है, वो सेमी कंडक्टर होता है। देखो भाई MgO से कोई उम्मीद मत लगाओ, क्योंकि Mg+2 है और +2 क्या होता है, Mg+2 मतलब इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन नियॉन के बराबर होता है। इससे तो कोई उम्मीद मत लगाओ, ये पूरी तरह से इनर्ट है, मतलब इनएक्टिव है। इंसुलेटर SiO2 नेटवर्क सॉलिड, खतरनाक नेटवर्क सॉलिड बना के रखा है, इतना हार्ड है कि कंप्लीट सारा इलेक्ट्रॉन यूज कर चुका है। सिलिकॉन नेटवर्क सिलिकेट है, नेटवर्क बनाता है। TiO भर के इलेक्ट्रॉन इसके पास मात्र 2 ही प्लस है, आराम से कुछ भी जरा से करंट देने की कोशिश, जरा से हीट करो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, करंट फ्लो करवाओ सारा का सारा इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। एक बच जाता है कौन, TiO3, इसमें +6 चार्ज है, छोड़ना तो नहीं चाहता, नॉर्मली नहीं छोड़ेगा इलेक्ट्रॉन, नॉर्मली करंट कैरी नहीं करेगा, लेकिन आप हीट कर देते हो तो हीट करंट को कैरी करने लगेगा। क्यों, क्योंकि हीट करने पे इसका जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है उसके बीच का गैप क्या हो जाता है, घट जाता है और इसमें कंडक्टिविटी आ जाती है। पढ़े ना आप लोग 11 12 IT यही पढ़े होंगे। तो ये TiO3 क्या हो गया कि आप इसको हीट कर दीजिए तो ये कंडक्टर की तरह बिहेव कर, हीट नहीं कीजिए तो ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब जो आप सेमी कंडक्टर ढूंढ रहे हो वो कौन है, TiO3। बाकी सबको कितना भी हीट कर लीजिए कोई फायदा नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड शोज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइक मेटल। भाई साहब इनमें से कौन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी लाइक मेटल। ये सारे सवाल पूछे हुए हैं। SiO2 से कोई उम्मीद मत कीजिए, क्योंकि सिलिकॉन ऑक्साइड चारों के चारों बॉन्ड बना चुका है, बिल्कुल एक नेटवर्क बना चुका है, खतरनाक, बिल्कुल पानी तक इसकी एक बूंद अंदर नहीं जाने देता है। MgO इससे क्या उम्मीद लगाने भाई, ये तो अपना ऑलरेडी इनर्ट है। ठीक है, SO2 गैस से में तो कुछ है ही नहीं, SO2 तो गैस है, लेकिन क्रोमियम ऑक्साइड सॉलिड भी है
और इसके पास ढेर सारे अभी भी इलेक्ट्रॉन अंदर इसके पास भरे हुए। थोड़ा सा भी इसको इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी देने की कोशिश कीजिए, आराम से इलेक्ट्रॉन दौड़ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, चलिए चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन इज दैट इज साइट इन ए प्योर क्रिस्टल कैनॉट बी ऑक्यूपाइड बाय। भाई साहब एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की जरूरत है, एक कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में अच्छी तरह से क्लियर कर लो। देखो ये जो बोलते हैं लोग क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, ठीक है, फेस सेंटर्ड, ठीक है, डीसीसी, डायमंड कट, ये सब कुछ होता ही नहीं असल में। असल में होता क्या है, आपको लगता है कि सर इस तरह का क्यूब होता होगा सर, और इस तरह क्यूब में इस तरह से क्या होता है, सारे एटम फिट होते होंगे। आपके दिमाग में बचपन से ये बात है, आपको लगता है सर ऐसा ही तो होता है क्रिस्टल लैटिस। मैंने बोला नहीं भाई ये तो होता ही नहीं है, असल में होता ऐसा है। असल में होता ऐसा है। असल में होता ऐसा है। और आप क्या करते हो, उन एटम्स को जोड़ के सोचते हो कि अच्छा भाई अगर एटम के सामने से हम लाइन खींची होती तो ये ऐसा आता, ठीक है, आप सिंपल क्यूब भी बना देते हो। इसी बीच में यहाँ पे ऐसे होता एटम तो आप उसको बोलते हैं अच्छा तो बॉडी तो फेस सेंटर्ड हो गया, बीच में होता तो आप उसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड हो गया। इसका मतलब है कि भाई साहब आप कोई बॉन्ड जो होता है, ये जो क्यूब दिख रहा है ऐसा कुछ है नहीं, वो एक इनविजिबल अरेंजमेंट, आप ऐसा सोच सकते हैं। ठीक है, आप ऐसा क्या होता है सोच सकते हैं। जैसे कि वैसे सोचे ना, जैसे बेंजीन का जब स्ट्रक्चर सोचा गया था तो आप लोग जो बेंजीन का जो कैलकुलेट उन्होंने क्या कि सपना देखा था। आप इसको गूगल पे सर्च करना, बेंजीन को बेंजीन की स्ट्रक्चर को डेराइव करने से पहले जो केकुले थे उन्होंने सपना देखा था कि 6 बंदर एक दूसरे की पूंछ को पकड़ के कूद रहे हैं, और उन्होंने सपना देखा सुबह के उन्होंने बेंजीन का स्ट्रक्चर दे दिया। ठीक है, तो भाई साहब हालांकि उनकी डेथ हो गई थी, 250 ग्राम बेंजीन उनकी बॉडी में पाया गया था। वो इतने डेडिकेटेड रिसर्च स्कॉलर थे, मतलब रिसर्चर साइंटिस्ट थे, लेकिन बेंजीन की खोज करके उन्होंने दुनिया को बहुत कुछ दे दिया। बेंजीन से बहुत कुछ है, लेकिन हालांकि बेंजीन पॉइजनस और नेचर का होता है, इसलिए आप लोग जो फुसफुस करते रहते हैं ना उसको मत किया कीजिए। एरोमेटिक होता है कंपाउंड, पॉइजनस नेचर का होता है। चलो ठीक है, तो हमारे सवाल पे आइए, क्या बोल रहे हैं, द लैटिस साइट इन ए प्योर क्रिस्टल कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड बाय, कि जो लैटिस साइट होता है प्योर क्रिस्टल में वो कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड बाय। भाई इसमें मॉलिक्यूल को भर सकते हैं, आयन को भर सकते हैं, एटम को भर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को नहीं भर सकते। भाई इलेक्ट्रॉन आएगा कैसे, इलेक्ट्रॉन की कोई फिक्स पोजीशन होगा कैसे। भाई साहब क्यूब में या किसी भी क्रिस्टल लैटिस में तो वो आएगा ना जो स्टे कर सकता है, इलेक्ट्रॉन तो स्टे ही नहीं कर सकता है। जब इलेक्ट्रॉन स्टे ही नहीं करेगा तो आप उसको पहले कैसे दिखा सकते हैं कि हाँ भाई ये मतलब काम का है आपके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाइए। ग्रेफाइट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज, ग्रेफाइट जो होता है क्लासीफाई नहीं किया जा सकता। कैसे भाई, तो कंडक्टिंग सॉलिड बिल्कुल कंडक्टिंग है, ठीक है, नेटवर्क सॉलिड ग्रेफाइट बिल्कुल नेटवर्क सॉलिड है, कोवेलेंट सॉलिड बिल्कुल कोवेलेंट, अरे भाई कोवेलेंट ही तो है, ग्रेफाइट में बॉन्ड होते हैं ना, लेकिन आयनिक सॉलिड बिल्कुल, ग्रेफाइट आयनिक सॉलिड नहीं है, आयन नहीं है ग्रेफाइट में। ग्रेफाइट के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन उसके बावजूद स्टिल वो न्यूट्रल ही होता है। किसी के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होने का मतलब नहीं हुआ कि वो कार्बोकेटाइन या कार्बोनाइन हो गया, कुछ भी हो गया, चार्ज नहीं हुआ, वो न्यूट्रल ही रहा। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए। केटाइंस आर प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल साइट इज, देखिए केटाइन इंटरस्टिशियल साइट में कहाँ प्रेजेंट होते हैं। आपको याद है कि जब आपने पढ़ा था शॉर्टकी डिफेक्ट तो उसमें केटाइन एनायन एक साथ बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जब आपने पढ़ा था फ्रैंकल डिफेक्ट तो केटाइन जो होते हैं वो क्या होते हैं, बीच में आके इंटरस्टिशियल साइट में फंस जाते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। तो फ्रैंकल डिफेक्ट आपका यहाँ पर आ गया। शॉर्टकी डिफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन क्रिस्टल, कि शॉर्टकी डिफेक्ट देखा गया जब सेम केटाइन मूव फ्रॉम देयर लैटिस, ठीक है, इन इंटरस्टिशियल साइट। भाई साहब आपको शॉर्टकी डिफेक्ट भी देखने बोल रहा है ना, तो भाई इंटरस्टिशियल साइट की बात क्यों कर रहे हैं, मत कीजिए। इक्वल नंबर ऑफ केटाइन एनायन आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस, बिल्कुल सही बात, यही तो है रीजन। शॉर्टकी का मतलब क्या हुआ कि इक्वल नंबर ऑफ केटाइन और एनायन जो है वो क्या हो गया, मिस हो गए, मिसिंग है। ठीक है, इसलिए क्या हो गया, ये शॉर्टकी हो गया।
चलो उसके बाद 19 नंबर देखो। देखो 19 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द चार्ज एक्वायर्ड बाय पी टाइप। भाई साहब पी टाइप है, सेमीकंडक्टर बोल रहा है, पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अबाउट द चार्ज एक्वायर्ड बाय पी टाइप सेमीकंडक्टर। भाई साहब पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर है, उस पर कौन सा चार्ज होगा, सोचिए बताइए। पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर में कौन सा चार्ज होगा? भाई साहब कोई चार्ज नहीं होगा। पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब ये थोड़ी है कि वहाँ चार्ज है। पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब है कि उसके पास वैकेंट होल है। पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होगा? इसके पास वैकेंट टाइप होल है, ठीक है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कार्बोकैटायन हो गया या पॉजिटिव चार्ज हो गया। ये क्वेश्चन पूछा था, सब लोग फंस गए थे। न्यूट्रल, ठीक है। टू गेट एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, फ्रॉम सिलिकॉन इट शुड बी डिप्ड विद सब्सटेंस विद वैलेंस। बोल रहा है कि भाई साहब आपको सिलिकॉन में एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन के पास तो चार है और आपको एक एन टाइप सेमीकंडक्टर चाहिए, नेगेटिव एन टाइप सेमीकंडक्टर चाहिए, मतलब आपके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए। और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कब मिलेगा? जब आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वाला लाओगे। तो बोल रहा है कि भाई किस टाइप के सब्सटेंस में डिप कीजिए, कितना वैलेंसी वाले सब्सटेंस में डिप कीजिए। तो भाई साहब 5 वाले में डिप कीजिएगा ना, 4 तो सिलिकॉन के पास पहले से है। अब 5 वाले में डिप कीजिएगा तभी तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचेगा। दूध भात समझते हैं, दूध चावल वो बच्चे लोगों को होता है ना, हाँ बच्चे लोगों को एक्स्ट्रा दिया जाता है, ठीक है, ठीक है, बेबी ओवर की तरह। देखिए क्वेश्चन आ गया, द टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टलाइन आपको टेट्राहेड्रल वॉइड इन द फेस सेंटर्ड यूनिट सेल इज। भाई साहब आपको फेस सेंटर्ड है आपके पास, ठीक है, आपने डीसीसी अगर पढ़ा होगा, ठीक है। देखो ये रहा फेस सेंटर्ड, इसमें पूछ रहा है कि अपने आपको टेट्राहेड्रल कितना है इसमें, ठीक है, इसमें टेट्राहेड्रल कितना है। तो भाई साहब टेट्राहेड्रल यहाँ पर है अंदर की तरफ, एक यहाँ, 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 एक यहाँ। अगर आपको पता है ये पता करना है कैसे लिखना है तो आप सॉलिड स्टेट मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है, आप सर्च कीजिए सॉलिड स्टेट बाय पीके सिद्धांत से। उसमें एक टॉपिक में मैंने बता रखा है डायमंड डीसीसी का स्ट्रक्चर। ऐसे आपको समझ नहीं आएगा कि यहाँ पर टेट्राहेड्रल कैसे आ जाएगा, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन जब डायमंड स्ट्रक्चर देखो ना मेरा जो मैंने पढ़ा रखा है सॉलिड स्टेट में, सर्च करो कि सॉलिड स्टेट बाय पीके सिद्धांत और उसमें सर्च करो कि डायमंड वाला कहाँ स्ट्रक्चर मैंने पढ़ा रखा है और उसको ढंग से देखो। उसमें बहुत डिटेल से मैंने बता रखा है कि डायमंड स्ट्रक्चर, डायमंड कटिंग कैसा होता है, ठीक है, हाफ डीसीसी। चलो तो इसमें कितने हो गए? 8 हो गए, 4 ऊपर की तरफ, 4 नीचे की तरफ। इसी में था ना एम टाइप स्ट्रक्चर आया हुआ था, एम और डब्ल्यू। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डिफेक्ट आर शॉर्ट की आर सोन बाय AGBR। बात से बोल रहे हैं कि AGBR के द्वारा कौन सा डिफेक्ट शो किया जाता है। आपको पता है, बचपन से पता है कि AGBR दोनों टाइप के इफेक्ट शो कर सकते हैं, आपको शॉर्ट की भी और फ्रैंकल भी, ठीक है। जो AGBR होता है वो क्या कर सकता है, वो शॉर्ट की भी शो कर सकता है और क्या शो कर सकता है, वो फ्रैंकल भी शो कर सकता है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल इज। अभी तो बता ही दिए फेस सेंटर्ड कितना होता है। अच्छा हाँ, टेट्राहेड्रल कितने होते हैं? टेट्राहेड्रल 8 होते हैं, ठीक है। टेट्राहेड्रल कितने हो गए? टेट्राहेड्रल आपको 8 हो गए, बता तो दिया मैंने आपको। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डिफेक्ट आर सोन बाय, ये भी तो बता दिया, ये तो वही था जो बताया अभी मैंने। देखो क्वेश्चन क्या है आपको, इन विच पेयर 23 में इन विच पेयर मोस्ट इफिशियंट पैकिंग। भाई साहब मोस्ट इफिशियंट पैकिंग का क्या मतलब होता है? SCP एंड CCP, ठीक है। SCCP का SCCP को ही क्या बोलते हैं हम लोग? FCC कहते हैं और CCP तो खैर अलग होता है, क्योंकि क्लोजेस्ट पैकिंग। आप याद रखिए कि ये दो जो होता है सबसे ज़्यादा क्लोज पैक होता है, SCP एंड CCP। SCP हो गया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और CCP हो गया आपको क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग। ऐसे SCP को ही फेस सेंटर्ड भी कहते हैं, क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग कोऑर्डिनेशन नंबर 12 के साथ प्रेजेंट होता है। थोड़ा सा पढ़ लीजिए आप, ठीक है। लेकिन आप याद रखिए SCP एंड CCP। क्वेश्चन नंबर 24, द परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट। भाई साहब बॉडी सेंटर्ड में एम्प्टी स्पेस कितना होगा, ठीक है। तो देखिए आपके पास जो सिंपल क्यूबिक है उसमें 52% पैक होता है, इसका मतलब 48% एम्प्टी स्पेस होगा। बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है आपको? बॉडी सेंटर्ड में 68% पैक होता है, इसका मतलब 32% एम्प्टी स्पेस होगा।
और FCC में 74% पैक होता है, इसका मतलब आपको 26% जो होगा एम्प्टी होगा। तो FCC में पूछा जाए कि एम्प्टी स्पेस कितना है, तो 26%। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जस्ट मैंने बताया FCC, SCP को क्या बोला मैंने, HCP किसे कहा गया, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग किसको कहा गया, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहा गया FCC को, फेस सेंटर्ड क्यूबिक को ही। देखो भाई साहब, द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12। ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 12 होता है, बिल्कुल सही बात। 74% पैकिंग इफिशियंसी, ठीक है, सही बात। टेट्राहेड्रल वॉइड द सेकेंड लेयर आर कवर्ड बाय द स्फीयर्स ऑफ द थर्ड लेयर, ये भी सही बात है। ठीक है, आप अगर कभी बना के देखो तो उसमें पता चलेगा कि भाई फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। लेकिन यहाँ दे रहा है इन दिस अरेंजमेंट स्पेसिस ऑफ द फोर्थ लेयर आर करेंटली आपको एग्जैक्टली अलाइन ऑफ द फर्स्ट लेयर, कि बोला फर्स्ट और फोर्थ लेयर बराबर होता है, तो नहीं भाई ऐसा नहीं होता है, फर्स्ट और फोर्थ लेयर बराबर नहीं होता है, इसलिए नॉट ट्रू कौन सा हो गया, आपको डी आ गया। अब यहाँ पर एक एक को इतना मतलब रुक के एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये सब आप लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, चलो देखो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 केटाइन एंड एनाइन द पैक्ड स्ट्रक्चर विल बी। ठीक है, इसमें से बोल रहा है कि भाई साहब कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 केटाइन एंड एनाइन द पैक्ड विल बी सेम, कि भाई साहब कोऑर्डिनेशन नंबर केटाइन एनाइन के लिए क्या होगा, सेम होगा। तो देखो आपको याद होना चाहिए कि आपके पास कौन सा दिया हुआ है, देखो यहाँ पर 26 नंबर में क्वेश्चन है। ठीक है ना, Cl माइनस फ्रॉम FCC, देखो आपके पास ये देखो NaCl का स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है। ठीक है, NaCl में याद करो कि कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या था, दोनों के लिए इक्वल था, बाकी एक में Ca+2 F2 माइनस, भाई साहब जब कैल्शियम 1 है 2 F है तो कोऑर्डिनेशन नंबर सेम कैसे होगा दोनों का। ऑक्सीजन 2 माइनस और Na+, देखो सोचो बात को सोचो ना, देखो भाई मेरे क्लोरीन माइनस है Na+ है, दोनों का इक्वल आपको याद है, अगर आपको याद होगा तो NaCl का ओरिजिनल फॉर्मूला क्या था, Na4Cl4 था, दोनों के कोऑर्डिनेशन में 8-8 से इक्वल। दूसरा है Ca+2 और क्या हो गया F-, ये भाई फ्लोराइड स्ट्रक्चर है CaF2। ठीक है, फ्लोराइड स्ट्रक्चर है, कैल्शियम अलग है F अलग है, तो भाई सेम कैसे होता है O2- और Na+, भाई साहब ऑक्सीजन 1 होगा सोडियम 2 होगा, कैसे इक्वल हो जाएगा। एक है ZnS Zn+2 और S2-, ठीक है, Zn+2 और S2-। ठीक है, ये आपको जो हो गया है, इसमें भी ऐसा नहीं होता, इसमें ऑप्शन ए होगा। मैं ZnS का स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा देता हूँ, आप देखो यहाँ पर कि S2- फ्रॉम FCC लैटिस एज Zn+2 इन F, आपको क्या दिया हुआ है, एज अल्टरनेट टेट्राहेड्रल। ध्यान दो क्या बोल रहा है, देखो S2- कहाँ पर है, FCC लैटिस में है। FCC का मतलब कॉर्नर पे भी है, ध्यान दो कॉर्नर पे भी है, कहाँ है, कॉर्नर पे है और फेस पे है। ठीक है, तो कॉर्नर पे 8 है और फेस पे भी क्या हो गया, फेस पे 6 हो गया। जबकि Zn+2 क्या बोल रहा है, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल पोजीशन। अल्टरनेट क्या था, जब मैंने आपको क्यों बताया, देखो अल्टरनेट ऐसे होगा, अगर यहाँ होगा तो देखो 2 जगह पे होगा, और फिर ऐसे होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर, इसमें नहीं, यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, उसी तरह यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा। आपने एक बार डायमंड स्ट्रक्चर पढ़ लो तो आपको ये बात पूरी तरह समझ में आ जाएगी। अल्टरनेट का ही मतलब होता है, एक पे यहाँ होगा तो फिर बगल वाले पे नहीं होगा, फिर यहाँ होगा फिर बगल वाले पे नहीं होगा। तो इधर 2 हुआ ऊपर, यहाँ भी देखो यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा, तो यहाँ 2 और हो गया। तो इसमें क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम आने का सवाल ही नहीं उठता, इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, ए NaCl। ठीक है, Na कहाँ पे जाता है, FCC पे, और सॉरी Cl- कहाँ जाता है, FCC पे, और Na+ कहाँ जाता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे जाता है। अगर आपको मैं बना दूं NaCl का स्ट्रक्चर तो आप याद करोगे। देखो इसने क्या बोला कि भाई साहब Cl- कहाँ चला गया, FCC। देखो यहाँ 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 फेस पे, ठीक है, ये हो गया। और Na+ क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे आ गया। देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड मतलब यहाँ 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 और एक सेंटर पे हो गया। आप जोड़ के देख लो, देखो Cl- क्या हो गया, 8 कॉर्नर पे, तो 8 × 1/8 प्लस 6 फेस पे है तो 6 × ½ 4 हो गए। जबकि Na+ का ये तो Cl- है 4, और Na+ कहाँ गया, देखो तो Na+ कितना है भाई, सारे यहाँ पे है, एज पे है, तो एक एज पे क्या होता है, 4 जुड़े होते हैं, एक एज पे 4 जुड़े होते हैं, तो टोटल 12 है। तो 12 × 1 बटा क्या हो गया, 4, तो 3 यहाँ से हो गया।
और एक क्या हो गया आपको आठों कॉर्नर मिला के, आठों कॉर्नर नहीं सॉरी सेंटर मिला के, सेंटर पे एक है तो ये भी 4, तो क्या हो गया Na+ का भी 4 हुआ, Cl- का भी 4 हो गया, इसलिए क्या हो गया आपके पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर आया वो आपके पास इक्वल आया दोनों का। ठीक है, अच्छी बात है। चलो देखो नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इन द स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, इन 2 डायमेंशन। अरे भाई स्क्वायर दे रहा है, 2 डायमेंशन दे रहा है, स्क्वायर दे रहा है 1 2 3 4, हो तो क्या स्क्वायर ऐसा ही तो होता है, और 2D है ना, तो स्क्वायर में कितना हो जाएगा 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, उतना सोचना क्या है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच काइंड ऑफ डिफेक्ट आर इंट्रोड्यूस्ड बाय डोपिंग। भाई साहब डोपिंग से कौन सा डिफेक्ट आता है, भाई साहब डोपिंग जैसे कीजिएगा आप किसी को तो इसमें इलेक्ट्रॉनिकली उसका चार्ज अनस्टेबल हो जाता है। डोपिंग करने पे कोई बाहर से कोई लाइएगा तो चार्ज इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल हो जाता है। मैं नहीं ये नहीं बोलता कि उसमें चार्ज पॉजिटिव निगेटिव आ जाएगा, डोपिंग करने से कोई चार्ज नहीं आ जाता, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का जो रेशियो होता है, इलेक्ट्रॉन का जो रेशियो होता है वो बिगड़ जाता है। आप सोचो ना किसी 4 वाले के पीछे 3 को ले आए, आप 4 सिलिकॉन है उसके बीच में मान लो आप गैलियम को लेते आए, ठीक है, या बोरॉन को लेते आए तो वो तो कम इलेक्ट्रॉन्स के पास, या मान लो कि आप सिलिकॉन है उसके बीच में आप जो है आपको फॉस्फोरस आर्सेनिक को लेते आए या जर्मेनियम को लेते आए, ठीक है, किसी ज़्यादा वाले को लेते हैं आर्सेनिक को, आपको आर्सेनिक को लेते हैं तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ जाएगा, तो बढ़ जाएगा तो क्या होगा उसमें, ना तो उसमें क्या होगा उसमें डिसलोकेशन की बात आएगी, ना तो शॉर्ट की आएगा, ना तो फ्रेंकल आएगा, उसमें क्या आएगा इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट आ जाएगा। भाई साहब इलेक्ट्रॉनिक नंबर बदल गए तो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट नहीं आएगा तो क्या आएगा कुछ सोचो। चलो 29 नंबर में आ जाओ, सिलिकॉन डोप्ड विथ इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी फॉर्म्स। भाई साहब सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन रिच को डिप करोगे तो क्या बनेगा, एन टाइप बनेगा ना, नेगेटिव टाइप बनेगा ना। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको ट्रू नहीं है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। भाई साहब रुक जाओ, पेशेंस रखो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू। देख भाई मेरे पैरामैग्नेटिक जो सब्सटेंस होता है वो अट्रैक्ट करता है, ठीक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करता है अट्रैक्ट करता है, सही बात है, वीकली ही अट्रैक्ट करता है भाई, स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं करता। वो फेरोमैग्नेटिक स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। जो बच्चा लोग जो मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट चुंबक, वो फेरोमैग्नेट होता है, पैरामैग्नेट नहीं था। पैरामैग्नेट तो बहुत 1-2 एम्पेयर इलेक्ट्रॉन है बेचारा, उसके बाद जब तक फेरोमैग्नेटिक नहीं था तो वो स्ट्रांग अट्रैक्शन नहीं करेगा। पैरामैग्नेटिक में थोड़ा अट्रैक्शन ही होता है, इसलिए पैरामैग्नेटिक मतलब वीक अट्रैक्शन, कोई बात नहीं। फेरोमैग्नेटिक कैन नॉट बी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, वाह बस फंस गया भाई साहब। जो फेरोमैग्नेटिक है वही तो स्ट्रांग मैग्नेट है, और उसी को लिख रहा है कि नॉट स्ट्रांग नॉट मैग्नेटाइज परमानेंटली, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा। अब यही आंसर सही हो, नॉट ट्रू मतलब यही तो आंसर सही है, नॉट ट्रू, उसके बाद तो सब सही ही होंगे। द डोमेन्स इन एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर, ठीक है आप देख लो। चलो The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Chemistry by Siddhant.